राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 9 पे चर्चा करेंगे। हम लोग ने पिछले कक्षा में भाग 8 पे चर्चा किया था। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 9 पे हम लोग विचार करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाग 9 में किन-किन बातों को लेकर के चर्चा की गई है या किन-किन बातों की सिफारिशें की गई हैं कि क्या उसमें होना चाहिए और क्या नहीं। इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से शिक्षकों से संबंधित बहुत चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उन्हीं से संबंधित बहुत बातें भाग 9 में या भाग 9 में उनके संदर्भ में सिफारिशें की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। इसके विषय में भी हम लोगों को विचार मंथन ठीक से करना है, ये सिफारिशों को भी ठीक से समझना है। शिक्षकों के संदर्भ में एक बात पुरातन समय से ही जो है हमारी प्राचीन सभ्यता से शिक्षकों की बड़ी गरिमा रही है, बड़ा सम्मान रहा है। इस आयोग ने भी उन गरिमा को स्थापित करते हुए उस इज्जत और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की जो है मंशा इसमें दर्शाया है और इसीलिए इसने अपने कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि का पता चलता है। जिस तरीके की इज्जत शिक्षकों को मिलती है जिस देश में, जिस समाज में, तो उससे वहां की संस्कृति और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों का पता चलता है कि वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का समाज कैसा है। यही स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि शिक्षक का स्थान इस आयोग ने भी अपने, जब इस आयोग के जितने भी सदस्य और अध्यक्ष रहे, सारे लोगों ने के मन में यह जो है चीजें, यह भाव जो है बहुत अच्छी तरह से था कि शिक्षकों का सम्मान समाज में बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का सम्मान। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को इन्होंने उसमें कहा कि कोई भी राष्ट्र जो कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता, यानी उसका जो लेवल है उसका कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई शानी नहीं। यानी शिक्षक चूंकि समाज का निर्माण करता होता है, इसलिए उस सर्वोपरि स्थिति में, और हमारी भारतीय संस्कृति तो उसे ईश्वर से भी जो है ऊपर स्थान दे, तो ऐसी स्थिति को इन्होंने भी अपने इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में जगह दिया और कहा कि इसीलिए जब इतना शिक्षक का सम्मान और इज्जत होनी चाहिए, राष्ट्र की संस्कृति की पहचान हमारे शिक्षक से होती है, राष्ट्र के समाज की पहचान हमारे शिक्षक से होती है, तो उन्होंने कहा कि सरकार और समाज दोनों उन्होंने जिम्मेदारी देते हुए अपनी बातों को रखा कि सरकार और समाज ऐसी परिस्थिति दोनों को बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों के निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। यदि शिक्षक का सम्मान नहीं होगा, शिक्षक की इज्जत नहीं होगी, शिक्षक की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो समाज का वास्तविक जो निर्माण होना है, जो सृजन होना है, वह नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इशारा किया कि शिक्षक की स्थिति क्या होनी चाहिए। और आपने वैश्विक स्तर पर शिक्षकों की यदि डेटा कलेक्ट करेंगे और शिक्षकों की स्थिति का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां शिक्षक को बहुत, यहाँ तो आज के वर्तमान दौर में या 1986 के उस वर्तमान दौर में जब यह बात लिखी जा रही थी तब भी और आज भी भारत के शिक्षकों के सम्मान केवल कागजों में या शिक्षक दिवस पर ही हमें देखने को मिलते हैं। वो चीजें जो है उसके बाद हमें उस स्तर पर देखने को नहीं मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लोग ही इसके जिम्मेदार हैं, शिक्षक भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन वैश्विक स्थिति का जब आप आकलन करेंगे, अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे देश, फ्रांस जैसे देशों के, तो वहां पे शिक्षकों का स्थिति बहुत ही अच्छा, शिक्षकों का सम्मान बहुत, प्रोटोकॉल में शिक्षक की स्थिति बहुत अच्छा। तमाम देश ऐसे हैं जहां जो है राष्ट्रपति से भी ज्यादा ऊपर शिक्षकों का सम्मान है। तमाम ऐसे न्यायालय हैं विश्व के जहां पे शिक्षक यदि प्रवेश करते हैं तो लोग जो है न्यायाधीश भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही ऐसा वर्ग है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण करता है। चाहे दुनिया के जितने भी नौकरी पेशे से लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी सेवा से लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके जीवन के क्रिएशन, जीवन के सृजन का दायित्व किसी के ऊपर है, किसी के कंधे पर है, तो वह केवल और केवल शिक्षक को। शिक्षक की जिम्मेदारियां बड़ी ही गंभीर रूप से
इसीलिए आप अब्राहम लिंकन का पत्र जब पढ़ेंगे, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित राष्ट्रपति के रूप में जिनकी जो चर्चा की जाती है, वो अपने बच्चे के लिए जब शिक्षक के पास एक अभिभावक के स्तर से लिखते हैं, तो उन्होंने बड़ी तरह की डिमांड की है और जो कल्पनाएं उनके जीवन में हो सकती है कि एक शिक्षक द्वारा ये चीज मिल सकती है, वो सारी बातें उन्होंने अपने उस पत्र में लिखा था। वो पत्र सदैव शिक्षक दिवस के रूप में हमेशा जो है वर्णित होता रहा है। तो ये सम्मान सदैव से रहा है। तो 1986 के शिक्षा नीति में इसको स्थान देने की बात कही गई कि ऐसी स्थिति बनी और उन्होंने कहा कि अध्यापकों को आजादी हो। शिक्षा नीति में यह बात कही गई कि अध्यापकों को यह आजादी हो कि वह नए प्रयोग कर सके। ये नहीं है कि उनको प्रयोग करने में किसी तरह का डर, किसी तरह की बाधा होती, वह नए प्रयोगों को आराम से कर सके, संप्रेषण में प्रयुक्त विधियों का प्रयोग कर सके। उपयुक्त जो विधि हो सकती है संप्रेषण की, वार्तालाप की जो विधि हो सकती है, जो बच्चे समझ सके, जिन भाषा को बच्चे समझते हैं उस भाषा में संप्रेषण जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को वहां की जो वो भाषा नहीं है, लेकिन बच्चे चूंकि उस भाषा को नहीं समझते हैं, तो जिन भाषा को बच्चे समझते हैं शिक्षक उस भाषा का प्रयोग करके संप्रेषण का कार्य करते हैं। तो संप्रेषणों की उपयुक्त जो भी विधियां हो सकती हैं, उस विधि को अपनाने की उनकी आजादी होनी। समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं दोनों के अनुरूप जो है उपाय किए जा सके, ऐसी उनके पास आजादी होनी चाहिए। आज जो है शिक्षक चूंकि उस रोल में नहीं दिखते हैं, शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा का जो वो है वो केवल व्यवसायीकरण की तरफ हो गया है। एक गुरु और शिष्य की परंपराएं अब उस तरह की नहीं रह गई है। नहीं तो पहले के समय में जो समुदाय की समस्याएं होती थी उसका समाधान तो शिक्षक वर्ग ही कर देते, क्योंकि उनको समाज में इतना इज्जत और इतना प्रभावशाली माना जाता था कि उनकी बातों को कोई नकारना नहीं था। तो जो समस्याएं समाज की होती थी, जो समुदाय की होती थी, उन समस्याओं को उनके अनुरूप, उनकी क्षमता के अनुरूप जो जरूरतें उसके हिसाब से उसका वो समाधान करते थे। तो उन्होंने इसकी ओर भी इशारा किया। उन्होंने अगली बात बताते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। 1986 के पहले जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया थी वह उतनी उचित नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी परिवर्तन की जरूरत है और उन्होंने कहा कि अध्यापक का जो चयन है वह योग्यता के आधार पर हो। अध्यापक का चयन किस आधार पर किया जाएगा? तो योग्यता के आधार पर किया। आज के संदर्भ में भी देखिए 1986 अतीत की बातें हो गई, हम लोग 1986 को पढ़ रहे हैं। आज भी अयोग्य लोगों की नियुक्ति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो है सिस्टम में दोष है, हमारी प्रक्रिया में दोष है, तभी ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने पहले भी देखा किस तरह की स्थितियां बनी, तो उन्होंने कहा कि योग्य जो हो उन्हीं का ही चयन होना चाहिए, आधार वही। आज जो है तमाम तरह से लोग अंक पा लेते हैं, नंबर पा लेते हैं, नकल करके पा लेते हैं, वही उनके योग्यता का आधार बन जाता है। यदि नंबर अच्छा है इसका मतलब कि वो योग्य है, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम स्टेट यूनिवर्सिटियां, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियां अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलेंगी। जो संस्थान जितना ही अच्छा होता है वहां पे अंक जो है बहुत ही मेहनत से मिलते हैं, उसका प्रतिशत जो है बहुत कम होता है। लेकिन अन्य संस्थानों की यदि बात करें आप, तो वहां पे बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, बहुत अच्छे प्रतिशत से बच्चे पास होते हैं, जबकि उनकी योग्यता उस प्रतिशत के हिसाब से नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस आयोग ने कहा कि नहीं, उनकी योग्यता का पैमाना होना चाहिए और उस योग्यता के आधार पर ही चयन होना चाहिए। आप देखे होंगे कि नई शिक्षा नीति जो आई है, उस नई शिक्षा नीति में भी वो कहा कि जब उनका साक्षात्कार हो, जो टीचर की नियुक्ति हो रही है, अक्सर जो है अंकों के आधार पर हो जाता है, मेरिट के आधार पर हो जाती है। तो ये हुआ कि वो पढ़ाए भी, उनका जो है प्रैक्टिकल रूप में भी सामने आए। बहुत बार तो शिक्षक जो बनते हैं उनको जो है ब्लैक बोर्ड पर जब लेकर के आया जाता है तो ब्लैक बोर्ड पर खड़े नहीं हो पाते। तो 2 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं, उनको स्किल अपना पता नहीं, उस स्किल के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए पता नहीं होता है, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, केवल जो है उनके अंक के आधार पर, जो अंक पता नहीं किस आधार पर उन्होंने पाया। तो इस आयोग ने उस बारीकियों को समझा, उसकी कमियों को देखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि अध्यापक का चयन उनकी योग्यता के आधार पर होना। दूसरी बात इन्होंने बताया कि शिक्षकों का वेतन और जो सेवा शर्तें, शिक्षक का वेतन कैसे मिले, उनकी सेवा शर्तें कैसे, शिक्षक के सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप, शिक्षक का सामाजिक दायित्व क्या है इसको समझना होगा,
शिक्षक का व्यवसायिक जो है रूप किस तरह का है, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके वेतन और सेवा स्तर को कुछ के आधार पर होना चाहिए। ऐसा न हो कि उनको उस तरह का वेतन मिले जो आज वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है। जैसे लगता है कि शिक्षा सबसे किनारे पदान पे चला गया है, जो सबसे समाज के लिए मुख्य जो है स्थान पे होना चाहिए, मुख्य पदान पे होना चाहिए, वो आज नहीं है। तो उसका परिणाम भी हमें आज सामने देखने को मिल रही है। तमाम तरह की समाज में विसंगतियां, तमाम तरह की चीजें हमें कमियों के रूप में देख रही है और जीवन जीना मुश्किल हो गया है। लोगों अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तमाम तरह के जो है अलग अलग अनैतिक कार्य जो है लोगों को जो है उसमें संलग्न होते हुए लोग दिखते हैं। तो हमारे शिक्षा का पतन कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भी जो है सेवा शर्तें और उनका वेतन वगैरह संदर्भित जो है वो अच्छे होने चाहिए। उन्होंने एक और बातें बताई कि ऐसा भी होना चाहिए जिससे प्रतिभाशाली व्यक्ति, इस प्रकार का माहौल बनना चाहिए, इस प्रकार की नीतियां बननी चाहिए, इस प्रकार के रूप हो, सामने नियम हो कि लोग जो है, जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वह व्यक्ति शिक्षक के व्यवसाय में आने के लिए आकृष्ट है। आज संदर्भ ऐसा है कि शिक्षक वो बनना चाहता है जहां किसी को कोई और नौकरी का जो है ऑप्शन नहीं दिखता, यानी अंतिम विकल्प के रूप में वह शिक्षक बनने के लिए सोचता है। यह बातें समाप्त होकर के वो जीवन में सोचे कि मुझे शिक्षक ही बनना है, उसकी प्रथम प्रायिकता बने, उसका प्रथम जो है सोच बने कि हमें शिक्षक बनना है, इस तरह का भाव उसके अंदर आए। तो इस तरह की स्थितियों को पैदा करने की जरूरत है। इस आयोग ने इस तरह की बातें अपने जो है सिफारिशों में इन्होंने कहा। अगला बात इन्होंने शिक्षकों के लिए बताया कि अध्यापकों की तैनाती जो है, अध्यापकों की जो पोस्टिंग है और उनका जो तबादला, उनकी नियुक्ति कैसे हो और उनका तबादला कैसे हो, उसके एक सिद्धांत होने चाहिए, एक नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिना मतलब का जिसको चाहे वैसे कर दें। तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसको उन्होंने सिफारिश की कि उसका एक सिस्टम किया जाए। और यह भी बताया कि ऊपर के ग्रेड में तरक्की के लिए शिक्षकों का उचित अवसर भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह एक जगह है तो वहीं पे रहे। यदि वह प्राइमरी का शिक्षक है तो प्राइमरी के शिक्षक के रूप में ही अपनी सेवा की समाप्ति तक महासेवा निभाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिटायरमेंट तक वही कार्य करता है। वह भी जो है ग्रेड के हिसाब से जो है आगे बढ़ने का अवसर उसे मिलते रहना चाहिए। इस तरह की सिफारिशों में बात करते। अगली बात वो बताए कि अच्छे कार्य जो कर रहे हैं, जो भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, उन शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ये दायित्व है सरकार का समाज। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो शिक्षक निष्क्रिय हैं उनके लिए उनको निरुत्साहित भी करना चाहिए, यानी उन्हें दंडित भी करने की बात उन्होंने की कि उनको मुख्य धारा में कैसे वो जुड़े, इसके लिए भी व्यवस्था की बात की। अगली बात उन्होंने बताई कि शैक्षिक कार्यक्रम को जो बनाने की प्रक्रिया और उन्हें क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है उसमें अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका हो। शैक्षिक जो कार्य है, कार्यक्रम है, उसमें बनाने में भी उनकी भूमिका हो। ऐसा नहीं कि नौकरशाहों की उसमें भूमिका अदा कर दी है, कि अधिकतर जो है नौकरशाह उस नियम को बना देते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो वो जो नियम बने, शैक्षिक कार्यक्रम बने, अक्सर हमारे भारत देश में इस तरह की स्थितियां मिलती हैं। एजुकेशन से संबंधित कार्य उसको मिलता है जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, एजुकेशन की बारीकियों को कुछ भी नहीं समझता है, लेकिन उसको उसका मंत्रालय मिल जाता है, उसको पद मिल जाता है, तो तमाम तरह के वो निर्णय अलग अलग रूपों में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शैक्षिक कार्यक्रम जो भी बने उसमें शिक्षक की सहभागिता बहुत जरूरी है और साथ साथ उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, उसे लागू कैसे किया जाए, इसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इस तरह की उन्होंने बातों को रखा। शिक्षक अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था का भी इन्होंने संदर्भ उठाया, कहा कि जो अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसके सेवा पूर्ण हो या सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता है। दो बातें इन्होंने बताई कि जो सेवाकालीन व्यवस्थाएं हमारी, तो ऐसा नहीं हो कि जो सेवाकालीन शिक्षक है उनकी स्थिति और जो तो सेवा में नहीं है, तो दोनों की बातों को इन्होंने समझाने की कोशिश किया कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो सेवा पर पूर्व जो है प्रशिक्षण जो मिलना चाहिए, तो सेवा कर रहे हैं उस समय भी उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया केवल एक बार की जाए, तो इस तरह की स्थितियां नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सेवा कर रहे हैं उस समय भी उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो दोनों चीजों को उन्होंने कहा कि अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। अगली बात उन्होंने बताई कि प्रत्येक जिले में, जिला स्तर पर
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की व्यवस्था की जरूरत, जो डाइट के रूप में हम लोग आज देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने सिफारिश किया कि डाइट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि वहां पे प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं, अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, या प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी को प्रशिक्षण की व्यवस्था उसके माध्यम से दी जानी चाहिए, जिससे कि वो बेहतर जो है शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का कार्य कर सके। इस तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां की जाए। और प्रशिक्षण संस्थान तो खुले, उसके साथ साथ उन्होंने एक और बातें बताई कि जो घटिया तरह के जो है संस्थान, जिनका जो है उत्तरोत्तर कोई विकास नहीं हो कर पा रहे हैं, तो उन संस्थानों को जो है बंद भी कर देने की जरूरत। तो इस बात की भी उन्होंने सिफारिश कि जो अच्छे हैं उनकी स्थापना भी की जाए, और तमाम तरह के ऐसे संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है जो अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, उनको बंद करने की जरूरत। अगली बात उन्होंने बताई कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को जो है और सामर्थ्यवान बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसकी स्थापना जो है 73 वगैरह में हुई, 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। उन्होंने कहा कि उसको और समृद्ध बनाने की जरूरत है, उसको सामर्थ्य दिया जाए, उसको साधन दिए जाए। और पर कहा कि परिषद का कुछ कार्य होगा, तो कार्य में मुख्य रूप से उन्होंने कहा जिससे मान्यता हम लोगों को मिलती है बीएड कॉलेज वगैरह से, यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि वो कार्य क्या करेगी, तो कहेगी कि अध्यापक शिक्षा संस्थान को मान्यता देगी कि वो खोल सके, इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी, इनके पद्धतियों का मार्गदर्शन कर सकेगी कि किस पद्धति पर कार्य किया। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा से संबंधित शिक्षक और शिक्षा, इस दो चीजों से संबंधित भाग 9 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई, सिफारिश की गई कि इस तरह का प्रावधान करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने भाग 9 में इन बिंदुओं पर चर्चा किया। भाग 10 में शिक्षा के प्रबंधन के स्तर पर बहुत चीजों को जोड़ा गया, शिक्षा के प्रबंधन कैसा किया जाए, योजना कैसी बनाया जाए। तो उसमें उन्होंने शिक्षा के प्रबंधन में की कि या जो भी हम लोग जो है योजना बनाए, तो वह दीर्घकालीन योजना क्या है, वह अल्पकालीन योजना से उसे काम चलने वाला नहीं है, दीर्घकालीन योजना बनाए। और लोक भागीदारी को जो है प्रधानता देने के लिए, जिसमें गैर सरकारी एजेंसियां भी जुड़ाव में हो, वैसे लोगों भी जोड़ने की जो है कोशिश करने की जरूरत है। उनको भी जो है जोड़ प्रयास किया जाए कि वो भी इससे जुड़े, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, तो वो भी इसमें जुड़ जाए, योजना बने, उनका भी इसमें सहयोग हो। शिक्षा के प्रबंधन में अधिकाधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी इसमें हो, महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ऐसे भी उन्होंने अपने सिफारिश में बातें कही। महिलाएं चूंकि छूती रह जाती हैं, महिलाओं के लिए तमाम तरह के प्रबंध की, तमाम तरह के कार्यक्रम की योजना बनाने की जरूरत होती है। तो जितना महिला उसको बेहतर तरीके से कर सकती है, पुरुष उसको उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में भी अपनी बातों को रखा कि महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, यानी उनको भी, महिलाओं को भी शामिल इसमें करना। अगली बात उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा सेवा एक बनाने की जरूरत है, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको देखने को मिल रहे हैं, उस तरह से उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की कि भारतीय शिक्षा सेवा बनाया जाए, इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाई जाए, और शिक्षा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाने की, वो केवल राज्य के विषय नहीं हो, क्योंकि समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया। तो जब समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया, तो शिक्षा पे अधिकार राज्यों का भी हुआ, और शिक्षा केंद्र भी अपनी बातों को देखता है। तो राज्य और केंद्र दोनों शिक्षा को देखने को मिलती है। पर आवाज नहीं आ रही है। भारतीय शिक्षा सेवा योजना जो है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षितिज पर इस चीज को लाया जाए, भारतीय को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन कर दिया जाए इसके लिए उन्होंने कहा कि निम्न कार्य जो है राज्य सरकारों से परामर्श लेकर के करनी चाहिए। भारतीय शिक्षा सेवा से संबंधित उन्होंने अपनी बात को रखा कि इसको जो है अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन किया जाए, और बहुत चीजें राज्य सरकारों से सहयोग लेकर के, उनसे परामर्श लेकर के इसमें काम करने की जरूरत है। जैसे सेवा से संबंधित बुनियादी सिद्धांत, जो बुनियादी सिद्धांत इनके क्या होंगे, इनके कर्तव्य क्या होंगे, इनके नियोजन की विधियां क्या होंगी, या भारतीय शिक्षा सेवा जो है इस कार्य को कर सकती है, और इससे सलाह के लिए राज्य सरकार से परामर्श कर सकती है। राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें भी केंद्रीय शिक्षा सलाह बोर्ड की तरह जो है राज्य शिक्षा सलाह
कार्य बोर्ड का गठन करें और निम्न तरह के तमाम तरह के प्रावधान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 9 और भाग 10 में जो है शिक्षा से संबंधित तमाम तरह के प्रावधानों की चर्चा की गई। अध्यापक से संबंधित और जो है शिक्षा के प्रबंधन से संबंधित दोनों बिंदुओं पर इसमें विचार विमर्श किया गया और सिफारिशें की गई कि क्या क्या प्रावधान इसमें करने से जो है बेहतर जो है रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से उन्होंने सिफारिशें की। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आवर की तरफ बढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी की कोई